A very good afternoon to all of you. Myself, Madlika Sinha, Assistant Professor, Department of History, रमेश झा महिला कॉलेज सहरसा। आज हम सब BA पार्ट 1 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, यह विश्व की प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। इसका कालखंड मोटे तौर पे 2700 से 1700 BC के मध्य माना जाता है। अब हम इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, जिसे हम पॉइंट के रूप में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात यह प्रथम नगरीय सभ्यता थी। नगरीकरण से संबंधित कुछ तत्व इसमें शामिल थे, जैसे नियोजित नगर, कृषि अधिशेष, व्यवस्थित व्यापार वाणिज्य इत्यादि। सेकेंड पॉइंट, यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी एवं सभ्यता के विकास में कांसे की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तीसरा पॉइंट, नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग अर्थात नगर नियोजन इस सभ्यता की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता थी। यह नगर बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बना हुआ था। जैसे हम देखते हैं नगरों का पश्चिमी तथा पूर्वी भागों में विभाजन, सड़कों का एक दूसरे को समकोण पर काटना, विकसित जल निकासी व्यवस्था, ये सभी इसके महत्वपूर्ण पहलू थे। चतुर्थ पॉइंट हम देखते हैं शासन की प्रकृति। हड़प्पा सभ्यता के स्वरूप को देखते हुए कहा जा सकता है कि व्यापारी वर्ग की शासन में महत्वपूर्ण भूमिका थी और साथ ही साथ यह बिल्कुल व्यवस्थित सभ्यता थी। और जैसे जल निकासी की व्यवस्था को देखते हैं, जगह जगह कूड़ेदान का होना, ये सभी आधुनिक नगर पालिका जैसी संस्था के अस्तित्व का संकेत देते हैं। अतः यह बिना शासक वर्ग की उपस्थिति के संभव नहीं था। पांचवें पॉइंट के रूप में हमें ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक सशक्त आर्थिक आधार था और यह आर्थिक आधार कृषि अधिशेष से मिला था। साथ ही साथ आंतरिक तथा बाह्य व्यापार को भी इससे प्रोत्साहन मिला था। छठे पॉइंट के रूप में हम देखते हैं कि विविधता युक्त धर्म था। सिंधु घाटी सभ्यता की विभिन्न खुदाई से जो अवशेष मिले, जैसे मुहर, मृण मूर्ति, भवन, इन सभी से पता चलता है कि धर्म यहाँ का जो था वह विविधता युक्त था। जैसे मातृ देवी, पुरुष देवता, नाग इत्यादि के हमें अवशेष मिलते हैं। और साथ ही साथ ये पता चलता है कि यह बहुआयामी धर्म था यहाँ का। समाधान पद्धति में भी विविधता थी। इस प्रकार कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक सहिष्णु समाज था, विविधता युक्त धर्म को प्रोत्साहन देता था। सातवें पॉइंट के रूप में हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों कलात्मक दृष्टि से भी विकसित थे और विभिन्न प्रकार की मृण मूर्तियाँ इत्यादि आभूषण वगैरह का इन्होंने निर्माण किया था। हालांकि इनका दृष्टिकोण उपयोगितावादी था। एवं आठवें पॉइंट के रूप में हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सौंदर्य संस्कृति को भी बल देते थे। विभिन्न प्रकार के आभूषण, हार, कर्णबाली, काजल, पाउडर, ये सभी साक्ष्य इस तथ्य को पुष्ट करते हैं। नौवें पॉइंट के रूप में हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को कह सकते हैं कि यह संभवतः मातृसत्तात्मक समाज की ओर झुकाव था इसमें, क्योंकि कई मृण मूर्तियाँ एवं पत्थर की मूर्तियाँ मिली हैं, जिनसे हम देखते हैं कि स्त्रियों की काफ़ी संख्या में मूर्तियाँ मिली हैं। ये सभी मातृसत्तात्मक समाज की ओर झुकाव को दर्शाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 10th पॉइंट के रूप में हम देखते हैं कि यहाँ के लोग स्वास्थ्य को लेकर भी काफ़ी जागरूक थे। जैसे नाली को ढकने की व्यवस्था, खिड़की एवं दरवाजों का मुख्य सड़क पर नहीं खुलना, प्रत्येक घर में स्नानागार एवं स्वच्छता का होना, ये सभी स्वच्छता मूलक भाव को दर्शाते हैं तथा साथ ही साथ वैज्ञानिक चिंतन से युक्त होने का भी प्रमाण देते हैं। और लास्ट तथा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का झुकाव वैज्ञानिक रुझान की ओर था। जैसे हम देखते हैं अंकमाला का ज्ञान था, इन्हें ज्यामिति का ज्ञान था, फीट एवं क्यूबिक का ज्ञान था, इनकी मानक मापतौल की प्रणाली थी। ये शल्य चिकित्सा तथा आयुर्वेद विद्या से भी परिचित थे। इस प्रकार हमने सिंधु घाटी सभ्यता के इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं फिर आप लोगों से मिलूँगी। सो थैंक यू सो मच and have a nice day.